हेलो एवरीवन, मेरा नाम कनिष्का सिंह है। इस साल CSE 2018 का परीक्षा क्लियर करने के बाद मुझे भारतीय विदेश सेवा अलॉट की गई है, दैट इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था। आई एम ऑल्सो अ ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। आई ग्रेजुएटेड इन 2016 एंड दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकेंड अटेम्प्ट में मेजर डिफरेंस यही रहा है दैट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इन द फर्स्ट को। एंड आई थिंक मेन स्ट्रैटेजी वाइज डिफरेंस यही रहा है दैट द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू गिव फॉर प्रीलिम्स आई थिंक इज़ द की। एक मेजर डिफरेंस जो मेरी प्रेपरेशन में रहा इन 2017 and then moving on to 2018 was that in 2017 I think I gave hardly 10 or 15 mocks, and coming to 2018 I did at least 60. तो आई थिंक ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस रहता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गेटिंग स्टक एट द प्रीलिम लेवल। दैट स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर आपको प्रीलिम क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है देन यू शुड गिव मोर फोकस टू द मॉक्स दैट यू आर डूइंग। अनदर थिंग इज़ दैट सिर्फ मॉक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मॉक को बार बार रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फर्स्ट मे को जो गलती की थी वो 31 मे को आपको याद नहीं आएगी। तो जब तक आपने फर्स्ट मे की गलती को रिवाइज नहीं किया, आपको 31 मे को आप देयर इज़ अ चांस आप वही गलती दोबारा करेंगे। सो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई चेंज्ड इन माई स्ट्रैटेजी। मूविंग ऑन, आई थिंक साइकोलॉजी को लेके अगर बोला जाए तो देर आर 2 पेपर्स इन साइकोलॉजी। द फर्स्ट पेपर इज़ फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी एंड द सेकेंड पेपर इज़ एन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। बुक लिस्ट की जहाँ तक बात आती है, फॉर द सेकेंड पेपर देर इज़ अ ब्रिलियंट बुक रिटन बाय मिस्टर स्मारक स्वेन, विच इज़ अ बुक यू कैन रिलाई विद ब्लाइंड विद क्लोज्ड आइज। उसके अलावा आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर की जहाँ तक बात आती है, आई थिंक आई रेफर टू अ बुक कॉल साइकोलॉजी बाय पैसर एंड स्मिथ, एंड इट कवर्स एक्सटेंसिवली ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स दैट आर प्रेजेंट इन पेपर 1. Despite of that, there will always be a few topics जो इधर उधर से आपको you will have to find multiple supplementary resources. For that, I think instead of trying to find a book, it is better if you just Google it. जहाँ तक नोट मेकिंग फॉर साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक सेकेंड पेपर के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इफ़ यू आर रेफरिंग टू द बुक बाय मिस्टर स्मारक स्वेन. फॉर फर्स्ट पेपर I will suggest definitely going for extensive note making, क्योंकि problem ये आती है that if you don't have one book and you are referring from multiple sources, at the time of revision it becomes extremely important. If you have well defined, clear, concise notes. So definitely go for note making for paper 1. How do you go about doing your note making? Whenever you are referring to multiple sources for any topic, make sure that your notes will consist of all the important things from all those sources. If possible, use different pens, and this is not a beautification technique, it's also a memory technique. When you write something in a different color, the recall tends to be better. Anybody who is studying psychology will know this. So I think ये बहुत ज़रूरी है. Other than that, I think the one advantage that psychology as an optional will give you in mains is that it is extremely easy to link psychology to current affairs. If you look at paper 2, you have topics like gender psychology, terrorism psychology, military psychology. You also study a lot about social integration. If you also look at your the kind of questions that are asked, you will realize it is extremely easy to link it to current affairs that are going on. So I think for paper 2, an extremely important key is that आप जितना ज़्यादा अपने answers को recent current affairs से link कर सके, I think you will fetch more marks. With respect to answer writing, something which I think is applicable in general to all your answer writing, but extremely important in psychology, is that a lot of times questions are asked on processes, different kinds of processes, and for example, if we are talking about a self-fulfilling prophecy, then it is best explained through a chart or a cycle diagram. So I think in psychology this becomes important. If you are able to include more and more diagrams and cycles in your answer, it will fetch you more marks. Other than this, you link it to current affairs, and when you also look at the syllabus of psychology, you will realize that it has a large amount of overlapping with ethics. So another thing that you can keep in mind when you go about your note making is that you can use the same set of notes for your ethics paper as well.
even for your essay, if you look at the past trends, like for example, one of the topics for essay that was there for us is that the past is a permanent dimension of human consciousness and values. For a topic like this, you cannot really prepare anything beforehand in an essay. It's really about what comes to your mind at that point. So if you are, if you have psychology as an optional, this is another place where you will be able to find it comparatively easier to attempt something like this. Moving on, if you come to the phase of the interview for psychology, I think interview stage pe bhi psychology offers a lot of advantage, in the sense that I remember being asked questions like, you're coming from psychology, give us a comparison between the psyche of the Indian PM and the the Pakistan PM. Also body language. Anybody who is studying psychology will be extremely aware about the kind of body language techniques which are important when you are sitting in a high tension environment like the interview. So that is another place where psychology is beneficial. Other than that, strategy wise, I think the most important things, again, to summarize, will be these only, that you make sure that your notes are extremely concise for paper 1. For paper 2, you can skip note making. As far as your answer writing is concerned, I will suggest the best time to start your answer writing for the paper will be between your prelims and mains. Enroll yourself in a good test series. I took it from Wajiram and Ravi. I think their test series is extremely good for psychology. So that is one that you can definitely pick and go for. And the actual amount of preparation that comes in terms of answer writing will actually come out only when you are writing mocks. जहाँ तक बात एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग की आती है, आई थिंक सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहला तो पेपर कंप्लीट करना, और दूसरा पेपर को स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट के अंदर कंप्लीट करना. तो टाइम मैनेजमेंट और वर्ड मैनेजमेंट आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगी. नाउ अप्रोचिंग अ क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हो तो वहाँ पर वही क्वेश्चंस होंगे ज़्यादातर जो आपको शायद डायरेक्टली नहीं आते हैं. So how do you answer something like that if you are a psychology optional? Again, coming back to the same thing, psychology as a subject is so vast and varied that you will find कि उसकी application आपको हर जगह मिलेगी. मतलब कुछ ना कुछ तो आप हर जगह psychology का लिख ही सकते हैं. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो शायद आपने डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ा, तो आप कोई ना कोई थ्योरी को उठा के लिंक करके आप लिख सकते हैं इन साइकोलॉजी. और अगर आपको लगता है कि आप एक्चुअल आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, अनदर एडवांटेज इज दैट आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, आप साइकिल्स बना सकते हैं, यू कैन लिंक सम कॉन्सेप्ट एंड जस्ट राइट समथिंग, बिकॉज इट्स इफ you've missed out on one question, then I think you're automatically very behind in the race. तो कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, कुछ तो उसको डेफिनेटली लिखना है. एंड ये प्रैक्टिस कहाँ से आएगी ऑफ बीइंग एबल टू राइट समथिंग दैट यू डू नॉट नो? वो प्रैक्टिस से आएगी. सो द मोर मॉक्स यू गिव, द मोर आंसर राइटिंग यू प्रैक्टिस, द बेटर यू विल गेट एट इट. अगर शुरुआत में आप इतने अच्छे नहीं हैं उस चीज़ में, तो प्लीज़ डोंट फील दैट आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. आई रिमेंबर राइटिंग मेंस के टेस्ट सीरीज एंड नॉट इवन स्कोरिंग 100 मार्क्स इन एनी ऑफ माई मॉक्स. In fact, I was not able to complete my mocks. So don't let that act as a demotivating factor for you. The more mocks you give, the better you will get at it. Practice makes you better at, and it applies to everything. इस साल के CSE 2018 में मेरे ऑप्शनल के मार्क्स आर 281. Even though I had wanted to score and expected to score more than 300, but I think now looking back I do realize कि गलतियाँ कहाँ पर थी, and if I'm able to tell that, I really hope somebody else does not make those mistakes and actually ends up scoring more than 300. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पेपर में जब आप लिख रहे होंगे यही होगा कि आप क्वेश्चन को बहुत वाइजली चूज़ करें. व्हेन यू रियलाइज एंड यू लुक एट द पेपर, यू रियलाइज यू हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 आपके कंपलसरी होते हैं. तो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू पिक एंड चूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इफ देयर आर 3 पार्ट्स टू अ क्वेश्चन, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट द वे यू आर पिकिंग दोज आंसर्स. अगर आपको तीनों नहीं आते हैं और 2 बहुत अच्छे से आते हैं, तो उन 2 पे अपना टाइम डिवोट कीजिए, उसको बहुत अच्छे से लिखिए, और तीसरे को डिसेंट वे में अटेम्प्ट कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट यू आर नॉट स्कोरिंग नो मार्क्स इन दैट. जहाँ तक बात है आंसर राइटिंग की, आई थिंक आंसर राइटिंग एंड स्ट्रैटेजी वाइज कि कब तक ऑप्शनल ख़त्म होना चाहिए, कब तक GS ख़त्म होना चाहिए. मेरा स्ट्रैटेजी ये था दैट दिसंबर तक
I should be done with my first round of GS studies, and by Feb I should be done with my optional, and then cycles of revision will start. I used to pick one subject every month. कि for example अभी September चल रहा है तो मैंने पूरा September history करा है. Then next month I will do a different subject. I was not very good at managing two subjects at the same time, but if you are somebody who thinks कि monotonous हो जाता है एक ही subject को बहुत लंबे time तक पढ़ना, then you can divide your day in a way that आप सुबह शायद optional पढ़ रहे हैं, शाम को general studies पढ़ रहे हैं. You can alternate between that. As far as answer writing कब शुरू करनी है is concerned, I think प्रेप शुरू होते ही आंसर राइटिंग करना इट्स अ रॉन्ग मूव, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट ही नहीं है, अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि आप आंसर राइटिंग को अच्छे से कर सकें. तो आई थिंक द राइट टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग इज समवेयर अराउंड December or January. That is how I did it. But the actual answer writing preparation will really only happen after between your prelims and your mains. जिस ज़ील के साथ आप उस टाइम पे आंसर लिखेंगे और जिस डेडिकेशन और फोकस के साथ आप लिखेंगे वो शायद आप दिसंबर या जैन में नहीं लिख सकते. सो आई थिंक आंसर राइटिंग को लेके इट्स अ स्किल, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली यू गेट अ हैंग ऑफ इट. तो इतना वरी करने वाली उसमें कोई चीज़ नहीं है. Since I am coming from a psychology background and as somebody who has stuck with the same optional that I had in my graduation, the one advice that I do offer to a lot of people is that अगर आपका graduation का subject is being offered as an optional paper in psychology, then अगर कोशिश हो सके, if you are comfortable enough, please stick with that subject. The advantage is that even if you encounter a question जो आपको नहीं आता, you are still in a better position to answer that question compared to if you had not come from that background. Another thing is you save a lot of time on coaching for optionals. If if you're not picking something ekdam se new out of nowhere, so that is also an advantage. Now talking to people who are maybe planning to pick psychology as an optional but don't have a background in it, I think the best thing is that psychology as a subject does not get very very technical. कहीं पे भी इतना कुछ technical नहीं होता जो आपको समझने में बहुत दिक्कत हो. तो that's an advantage that psychology I think offers. उसमें इतनी subjectivity है that if you have a decent grasp on it and if you build on that, I think it's very easy for even somebody who does not have a background to score well in psychology. So that is definitely another thing. So this was pretty much I think everything that one needs to know if one is planning to pick optional psychology as an optional. इसके आगे if there is anything जो मैंने जिसके बारे में बात की, जो if there is a query or if there is any additional thing that you would like to ask, please feel free to ask that in the comment. जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा और जितनी जल्दी हो सकेगा I will try to come back and respond to all the queries. A very very good luck to everybody who's appearing for this exam or planning to appear for it. If I can do it, anybody can. All the very best and good luck.